हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर 4 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संधारित्र में संचित ऊर्जा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि संधारित्रों को किस प्रकार से हम परिपथ में संयोजित कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि संधारित्र जो एक युक्ति है विद्युत ऊर्जा संचय की, उसमें संचित जो ऊर्जा है उसका मान कितना है, परिमाण कितना है, उसको हम गणितीय विधि से डेरिव करेंगे, व्युत्पन्न करेंगे। राइट, तो डिस्कस करते हैं किस प्रकार से संधारित्र विद्युत ऊर्जा को संचित करता है। देखिए, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो आवेश को देने की जो प्रक्रिया है वो एक सतत प्रक्रिया है। उसमें पहले हम आवेश कम, फिर धीरे धीरे आवेश हम बढ़ाते हैं। जैसे किसी वस्तु का आवेश हमें 10 कूलाम करना है तो 10 कूलाम आवेश देने की जो प्रक्रिया है उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कूलाम। अब जब हम 1 कूलाम के बाद उसका आवेश 2 कूलाम करते हैं तो 1 कूलाम आवेश बाद में आने वाले 1 कूलाम को प्रतिकर्षित करता है। बट इस प्रक्रिया में हम बाह्य कार्य द्वारा उसे आवेश देते हैं तो यही बाह्य कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और संधारित्र किस प्रकार की युक्ति है? आवेश संचय की युक्ति है, क्योंकि इस प्लेट पर आवेश धनावेश संचित होता है एक सतत प्रक्रिया के द्वारा, और इस प्लेट पर आवेश ऋण आवेश संचित होता है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के द्वारा। राइट, अब हम गणितीय रूप में इसको हल करते हैं समाकलन के द्वारा कि संचित जो ऊर्जा है उसका परिमाण क्या होगा। क्लियर हो चुका होगा, आवेश देने की प्रक्रिया में हमें बाह्य कार्य करना होता है। यही किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है और इसे हम संधारित्र की विद्युत ऊर्जा से व्यक्त करते हैं। एक तरह से ये विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा है। अब इसको डेरिव किस प्रकार से करें, इसको व्युत्पन्न किस प्रकार से करते हैं? देखिए, हम ये मान रहे हैं किसी समय t पर जो स्थिति है इस संधारित्र C की, जिसकी धारिता C है, Q डैश धनावेश इस प्लेट को दिया गया है माइनस Q डैश धनावेश ऋणावेश इस प्लेट को दिया गया है। ये किसी समय t पर स्थित है और हम इसे आवेश देना चाहते हैं कैपिटल Q। यानी अभी हम बीच की स्थिति में हैं, उस प्रोसेस पर हैं, आवेश देने के प्रोसेस पर चल रहे हैं। तो किसी समय t पर इसे Q आवेश दिया गया है, स्मॉल q, और हमें इसे आवेश कितना देना है, कैपिटल Q। Q डैश आवेश इसे दिया जा चुका है। अब हम इस प्रकार से समझें, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा, केवल हम इमेजिन कर रहे हैं कि यहां से ऋण आवेश निकलकर यहां पहुंच रहा है इस प्लेट पर। यह ऋण आवेश इस धनावेश प्लेट से निकलकर ऋण आवेश प्लेट पर पहुंच रहा है। मान लीजिए इस स्थिति में dq आवेश प्लेट B पर पहुंच रहा है। इस प्लेट को आप B मान सकते हैं, ये प्लेट A और ये प्लेट B। dq आवेश ऋण आवेश इस प्लेट पर पहुंच रहा है तो हमें कार्य करना होगा। ये बाह्य कार्य द्वारा संभव है क्योंकि स्वतः ही इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पाएंगे। ऋणावेश के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो बाह्य कार्य द्वारा इस प्लेट B को ऋणावेशित किया जा रहा है ग्रेजुअली। तो जब समय t पर है हम और धारिता इसकी C है, आवेश Q डैश है, तो इसका विभवांतर कितना होगा, V डैश इक्वल्स टू Q डैश अपॉन C। क्लियर है? Q इक्वल्स टू CV से हमने विभवांतर फाइंड कर लिया और ये किसी समय t पर स्थिति है। अब dq आवेश जब प्लेट B पर स्थानांतरित होता है तो हमें कार्य करना होगा और उपस्थित विभवांतर इस समय कितना है, V डैश। विभवांतर कार्य की परिभाषा जो है उसके अनुसार हम किया गया कार्य ज्ञात कर सकते हैं। dq आवेश को B पर स्थानांतरित करने में किया गया
कार्य। dw इक्वल्स टू, कार्य क्या होता है, विभवांतर बटा आवेश। dw इक्वल्स टू v डैश dt। विभवांतर इक्वल्स टू होता है कार्य बटा आवेश, तो कार्य इक्वल्स टू क्या होगा, विभवांतर गुणा आवेश। क्लियर है, ये डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। w इक्वल्स टू w अपॉन q इक्वल्स टू v। एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य विभवांतर के तुल्य होता है। तो यहां में dw और किस आवेश को हम लेकर जा रहे हैं, dq, किस विभवांतर के विरुद्ध, v डैश विभवांतर में इसे स्थानांतरित कर रहे हैं। क्लियर, यह स्थिति है किसी समय t पर। अब हमें कुल कार्य ज्ञात करना है जब हम इन दोनों प्लेट्स का आवेश कैपिटल Q कर देते हैं। जब इस प्लेट पर आवेश कैपिटल Q हो और इस प्लेट पर आवेश माइनस कैपिटल Q हो, तो हमें कुल कार्य कितना करना पड़ेगा। ये कार्य है केवल dq आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य। हमें कुल कार्य ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसका समाकलन करना होगा। q आवेश के लिए, q आवेश से आवेशित करने में कार्य, करने में कुल कार्य, अल्टीमेटली हमें इसे आवेश कितना देना है, कैपिटल Q। और ये जो स्थिति है किसी समय पर है, इन बिटवीन स्थिति है ये, राइट। तो W इक्वल्स टू क्या होगा, समाकलन dw का मान पुट कर देते हैं, v डैश dq। आवेश पहले था 0 और बाद में कैपिटल Q। देखिए, जब स्टार्टिंग हमने की है उस समय प्लेटों पर किसी प्रकार का आवेश नहीं था, आवेश क्या था, शून्य था। और फाइनल स्टेज में पहुंचकर हम इसे कैपिटल Q आवेश से आवेशित करते हैं, कैपिटल Q से। ये जो स्थिति है वो इन बिटवीन स्थिति है। v डैश का मान अभी निकाला था हमने इस स्थिति में, q अपॉन c। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 0 से q अपॉन c dq। धारिता नियत है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, 1 अपॉन c, 0 से q dq। अब q के रेस्पेक्ट में समाकलन करते हैं और ये लिमिट्स पुट करते हैं। q की घात 1 है, तो ये सूत्र आपको याद होगा, x की घात n dx इक्वल्स होता है x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। प्लस नियतांक भी होता है, लेकिन यहां समाकलन निश्चित समाकलन है, इसलिए नियतांक लगाने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो n बराबर यहां कितना है, 1, तो ये हो गया q स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन c, q स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट पुट करते हैं 0 से कैपिटल Q, ऊपरी सीमा निम्न सीमा 1 अपॉन c कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन Q का स्क्वायर बाई 2, निम्न सीमा रखेंगे 0 का स्क्वायर बाई 2 0, तो ये पद शून्य हो गया। हमें क्या मान प्राप्त हुआ, कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2c। तो किया गया केवल कार्य इस प्रकार किया गया केवल कार्य W इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2c। और यही किया गया कार्य संधारित्र में संचित ऊर्जा को व्यक्त करता है। हम बार बार पढ़ चुके हैं, जब क्षेत्र के विरुद्ध किया जा रहा है कार्य तो वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है।
तो यहां भी हम ऋण आवेश के विरुद्ध स्थापित कर रहे हैं, तो हमें बाह्य कार्य करना पड़ा। कितना कार्य करना पड़ा? Q आवेश देने में W = Q²/2c, और यही किया गया कार्य क्या है? संचित ऊर्जा। तो इसको आप U से लिख सकते हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा U = Q²/2c। Q, C और V में जो रिलेशन है हमें पता है, तो इस सूत्र को आप अन्य पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको C और V में व्यक्त करना है, तो Q = होता है CV, तो पुट कर देंगे यहां। Q = CV रखने पर तो ये हो गया U = CV² अपॉन 2c, C² V² अपॉन 2c, C से C कैंसिल, तो ये बचा 1/2 CV²। तो यानी अगर आप C और V के रूप में व्यक्त करना चाहें तो आप इसे 1/2 CV² से लिख सकते हैं। अगर हमें C दिया हो और विभवांतर दिया हो तो आप संचित ऊर्जा को CV² से ज्ञात कर सकते हैं, और अगर आवेश दिया हो और संधारित्र की धारिता दी गई हो तो आप Q²/2c से ज्ञात कर सकते हैं। राइट? अब आप इसे Q और V के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। C × V क्या होता है? Q। देखिए अगर यहां देखें, CV होता है Q या Q = CV, तो यहां C और V का जो गुणनफल है उसे Q से व्यक्त कर सकते हैं। U = 1/2 CV गुणा V। CV को लिखेंगे हम 1/2 QV। C और V का जो गुणनफल है वो आवेश को व्यक्त करता है, तो 1/2 QV। तो इस प्रकार इसको आप लिख सकते हैं 1/2 QV। क्लियर है? ये तीनों सूत्र संचित ऊर्जा को व्यक्त करते हैं, और ये रूपांतरित किया है हमने QC को CV में और CV को QV में। अगर आपको इन तीनों में से कोई दो पद दिए गए हैं तो उसके अनुसार आप सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। करेक्ट? तो जो सबसे इजी सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए 1/2 CV²। 1/2 CV², ये 1/2 mv² से मैच करता है गतिज ऊर्जा से, तो ये सूत्र आई थिंक जल्दी याद हो जाता है। तो आप 1/2 CV² याद रखें और ये आप उसके संगत डेरिव करें। Q और C V में रिलेशन आपको पता है, वो पुट करते हुए आप संधारित्र की संचित ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम समझ रहे हैं कि ये संधारित्र में संचित ऊर्जा है वो किस रूप में होती है। ये एक्चुअल में आयतन में होती है। किस प्रकार से? आयतन, विद्युत क्षेत्र जो है, प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र है और ये जो आयतन है मध्य का, ये उसकी ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है। देखिए किस प्रकार से। मान लो हमारे पास दो संधारित्र हैं, धारिता समान है, एक संधारित्र है D, आवेश समान है, यहां भी +Q और ये -Q। करेक्ट? ये दूरी है D और ये दूरी है 2D। अब E का मान यहां क्या होगा? σ/ε0, और यहां भी E का मान σ/ε0 होगा, यानी दोनों के E समान है। इसका विभवांतर देखते हैं, E × D,
और इसका विभवांतर देखते हैं V2 इक्वल्स टू E इंटू 2D। देखिए इसका विभवांतर कम है और इसका विभवांतर अधिक है। V1 इज लेस देन V2। अब अगर हम आयतन की बात करें, इसके मध्य का आयतन और इसके मध्य का आयतन अलग अलग है। इसके मध्य का आयतन अधिक है और इसके मध्य का आयतन कम है। अब आप देखिए विभवांतर क्या है, एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य। विभवांतर एक तरह से कार्य को व्यक्त करता है, तो यहां में किया गया कार्य अधिक होगा और यहां किया गया कार्य कम होगा इस स्थिति में। तो आप देख सकते हैं आयतन अगर अधिक है प्लेटों के मध्य तो उसकी ऊर्जा अधिक है। तो ऊर्जा का संबंध किससे है, एक तरह से मध्य जो विद्युत क्षेत्र है प्लेटों के मध्य, आयतन में जो विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है उसकी ऊर्जा को ये व्यक्त करता है। तो ये किस प्रकार विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, यहां इसे एक्सप्लेन किया गया है। तो होपफुली आप इसको समझ पाए होंगे। ये है संधारित्र में संचित ऊर्जा, करेक्ट। अब समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। देखिए इस प्रकार से ऊर्जा घनत्व यानी एकांक आयतन में ऊर्जा का मान कितना है। समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व देखिए हमारे पास ये संधारित्र है, इसकी प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो A है, इसका क्षेत्रफल A है, इसका क्षेत्रफल है। प्लेटों का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो A है और इनके मध्य जो दूरी है वो D है। तो आप देख सकते हैं प्लेटों के मध्य का आयतन कितना होगा, आयतन होगा A इंटू D, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये व्यक्त करता है मध्य के आयतन। अब ये +2 है और ये -2 है। मध्य विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा का मान Q अपॉन A। आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल ये सिग्मा को व्यक्त करता है। पृष्ठ आवेश घनत्व है, सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो यहां से देखिए प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, यहां आप Q का मान निकाल सकते हैं, Q इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट E, Q इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट E। क्लियर। अब धारिता का मान, मध्य दूरी है D, प्लेट का क्षेत्रफल है A, तो हम पढ़ चुके हैं धारिता का मान होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। A प्लेट का क्षेत्रफल, D पार्थक्य सेपरेशन, इन प्लेट्स के मध्य दूरी, करेक्ट। ये समीकरण आप यहां समझ में हमने अपने Q और C का मान क्यों निकाला है, क्योंकि ऊर्जा घनत्व ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए ऊर्जा, और ऊर्जा संधारित्र की अभी हमने फाइंड की थी 1/2 Q² अपॉन C। संधारित्र की ऊर्जा U इक्वल्स टू Q² अपॉन 2C। ये Q और C के मान यहां पर रखते हैं, तो रख देते हैं और इसको हल करते हैं। U इक्वल्स टू Q का मान है A एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर 2 C का मान एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। हल करते हैं इसको, A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये D ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट A।
एक एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल आउट हो रहा है, ए से ये कैंसिल हो रहा है, तो इसका मान क्या आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। ये हो गया यू का मान। ऊर्जा को आप इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है। ऊर्जा घनत्व यानी एकांक आयतन की ऊर्जा, तो हमें डिवाइड करना होगा आयतन से, और आयतन कितना है प्लेटों के मध्य a इंटू डी, बीच का आयतन ले रहे हैं, क्योंकि अभी आपको बताया गया था जो ऊर्जा है वो आयतन के रूप में या विद्युत क्षेत्र के रूप में मानी जा सकती है, विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित मानी जा सकती है, राइट। तो यहां पर हम इसको आयतन से डिवाइड करते हैं। एकांक आयतन के लिए U बटा आयतन, तो U अपॉन A इंटू डी। U का मान 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर A इंटू डी डिवाइडेड बाई A इंटू डी, कैंसिल, तो इसका स्मॉल u से लिख सकते हैं। एकांक आयतन की ऊर्जा को स्मॉल u से व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो ये व्यक्त कर रहा है एकांक आयतन की ऊर्जा को, और ये डिपेंड कर रही है विद्युत क्षेत्र पर। जितना स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र होगा एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। तो अभी आपको बताया गया था कि जो ऊर्जा है वो विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित है, विद्युत क्षेत्र के रूप में फैली है, तो E का वर्ग U समानुपाती E का वर्ग, करेक्ट। तो इस वीडियो में हमने दो छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। पहला जो टॉपिक है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये संबंधित न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। E आपको दे देंगे और आप U ज्ञात कर सकते हैं, तो U समानुपाती E स्क्वायर, करेक्ट। होपफुली आप इस टॉपिक को डिस्कस कर पाए होंगे, इजीली समझ पाए होंगे। थैंक यू।